बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट नंबर सेकंड में इससे पूर्व हम आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी व आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी परिवर्तन ले चुके थे। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है गिब्स फलन व हेल्महोल्ट्ज़ फलन। ऊष्मागतिकी मात्राएं या चर के रूप में इसको हम पहले देख चुके हैं। गिब्स फलन और हेल्महोल्ट्ज़ फलन दो महत्वपूर्ण चर हैं, ऊष्मागतिकी मात्रक हैं और इनका उपयोग हम स्वतः प्रवर्त्यता का निर्धारण करने के लिए करते हैं। किसी निकाय या प्रक्रम द्वारा अवशोषित ऊष्मा कार्य व अनुपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, अतः उपयोगी कार्य व अनुपयोगी ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा के बराबर होगी। अर्थात किसी निकाय या प्रक्रम द्वारा जितनी भी ऊर्जा अवशोषित की जाती है वह दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला है उपयोगी कार्य और दूसरा है अनुपयोगी कार्य यानी अनुपयोगी ऊर्जा। अर्थात अगर निकाय को हम प्रदर्शित करते हैं, Q निकाय को प्रदर्शित करते हैं बॉक्स के रूप में और Q ऊष्मा अगर इसको दी जाती है तो निकाय अवशोषित इस Q ऊष्मा को उपयोगी कार्य X में परिवर्तित करता है तथा अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में घर्षण ऊर्जा है या ऊष्मा ऊर्जा या किसी अन्य प्रकार में जो कि कार्य नहीं है के रूप में भी उत्सर्जित करती है या उपयोग में लेती है। जिस प्रकार से पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन के अंदर डीजल या पेट्रोल मिलाने के बाद उसके दहन से कुछ मात्रा में ऊर्जा तो व्हीकल को चलाने के लिए या मोटरसाइकिल गाड़ी को चलाने के लिए प्रयुक्त हो जाती है, उसको तो हम उपयोगी कार्य कहते हैं, तथा कुछ मात्रा में यह ऊर्जा इंजन को गर्म करने में, सड़क के विरुद्ध घर्षण कार्य को करने में संपन्न हो जाती है। अर्थात डीजल या पेट्रोल की कुल ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा जिसको उपयोगी ऊर्जा कहते हैं तथा अनुपयोगी ऊर्जा जो घर्षण बल या ऊष्मा ऊर्जा के रूप में इंजन को गर्म करने में प्रयुक्त होती है में परिवर्तित होती है। अर्थात अवशोषित कुल ऊष्मा Q X तथा TS के योग के बराबर होती है, अर्थात उपयोगी अनुपयोगी ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। चूँकि यहाँ हम X दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि Q किसी निकाय में स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर या स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा को प्रदर्शित करता है और स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा को भी प्रदर्शित करता है। अतः समीकरण 1 दो रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। निकाय द्वारा अवशोषित या दी गई ऊष्मा दो परिस्थितियों में संभव है। नंबर 1 है स्थिर दाब की परिवर्तन में QP अवशोषित ऊष्मा और स्थिर आयतन की परिस्थितियों में, ये परिस्थितियों में लिखा है, स्थिर आयतन की परिस्थितियों में QV। तो स्थिर दाब की परिस्थितियों में QP हम उसी उपयुक्त सूत्र से दर्शा सकते हैं और QV समीकरण 1 में उपयुक्त सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। चूँकि स्थिर आयतन व स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा क्रमशः आंतरिक ऊर्जा व एंथैल्पी के बराबर होती है, ये हम यूनिट 1 में पहले ले चुके हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में और उसके पूर्व में। अर्थात QP के स्थान पर हम एंथैल्पी H रख सकते हैं और QV के स्थान पर आंतरिक ऊर्जा E रख सकते हैं। तो समीकरण उपयुक्त समीकरण में इसके मान रखे जाएं तो H = X + TS हो जाएगा और E = X + TS। यहाँ पर जब स्थिर दाब की परिस्थितियों में ऊष्मा अवशोषित की गई है तो उपयोगी कार्य को हम हेल्महोल्ट्ज़ फलन के रूप में G से प्रदर्शित करते हैं और स्थिर आयतन की परिस्थितियों में यदि ऊष्मा अवशोषित की गई है तो उसमें किए गए कार्य को हम हेल्महोल्ट्ज़ फलन A के रूप में दर्शाते हैं। तो हमने ऊपर लिख रखा था दो ही, एक है गिब्स फलन और दूसरा है हेल्महोल्ट्ज़ फलन, जिसमें G गिब्स फलन को दर्शाता है और A है ये हेल्महोल्ट्ज़ फलन को दर्शाता है। अर्थात समीकरण 1 निम्न प्रकार दो रूपों में प्राप्त हो जाती है। पहला है G = H - TS और दूसरा है A = E - TS, समीकरण नंबर 3, जहाँ G गिब्स फलन है जो स्थिर दाब पर उपयोगी ऊर्जा के बराबर होता है तथा A हेल्महोल्ट्ज़ फलन है जो स्थिर आयतन पर उपयोगी ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात समीकरण 2 व 3 हम
अवशोषित ऊष्मा, हेल्महोल्ट्ज़ फलन, गिब्स फलन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी आदि में संबंध के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब ले रहे हैं गिब्स फलन। सामान्यतः अध्याय के अंदर गिब्स फलन ही प्रयुक्त किया गया है, लेकिन यदि गिब्स फलन के स्थान पर आपको हेल्महोल्ट्ज़ फलन ए ज्ञात करने के लिए कहे तो सिर्फ आंतरिक ऊर्जा या अवशोषित ऊष्मा स्थिर दाब की परिस्थितियों में ली जाए तो गिब्स फलन, और स्थिर आयतन की परिस्थितियों में ली जाए तो हेल्महोल्ट्ज़ फलन ए को हम प्रयुक्त करते हैं। गिब्स फलन की प्रकृति देखिए। पहला पॉइंट है, यह स्थिर दाब पर उपयोगी ऊर्जा को दर्शाता है। नंबर 1 गिब्स फलन की प्रकृति में। दूसरा, ये ऊष्मा गति की चर है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः इसे ऊष्मा गति की मात्रा कहते हैं, अर्थात ये मात्रा आश्रित गुणधर्म है। ये अवस्था फलन होता है, अर्थात इसका मान निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उसके पथ पर। अतः dg का पूर्ण अवकलन संभव है, अर्थात dg पूर्ण अवकलन को दर्शाता है। इसी तरीके से जिसका मान अर्थात पूर्ण अवकलज को दर्शाता है, जिसका मान प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, अर्थात dg इक्वल टू g2 माइनस g1 और dA इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। g2 अंतिम अवस्था का गिब्स फलन है और g1 प्रारंभिक अवस्था का गिब्स फलन है, जिसे हम निम्न प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था के लिए g1 h1 s1 है, तो हम समीकरण में मान रखें तो g1 इक्वल टू h1 माइनस टी s1 हो जाएगा, और अंतिम अवस्था के लिए g2 हो जाएगा g2 इक्वल टू h2 माइनस टी s2, जहाँ पर t कांस्टेंट या स्थिरांक है, जिसे पुनर्व्यवस्थित किया जाए या g1 g2 का मान उपयुक्त संबंध में रख दिया जाए तो गिब्स परिवर्तन dg प्राप्त होगा dh माइनस टी ds से, और इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 4। इसी तरीके से हेल्महोल्ट्ज़ फलन के गुणधर्म को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके अनुसार स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊर्जा को हेल्महोल्ट्ज़ फलन से प्रदर्शित की उपयोगी ऊर्जा को हेल्महोल्ट्ज़ फलन से प्रदर्शित किया जाता है। यह ऊष्मा गति की चर है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः इसे ऊष्मा गति की मात्रा कहते हैं, अर्थात यह मात्रा आश्रित गुण है। अवस्था फलन होता है, निकाय या प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। अतः dA पूर्ण अवकलन को प्रदर्शित करता है, जिसका मान प्रक्रम की अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करेगा। उपर्युक्त गिब्स फलन के रूप में हेल्महोल्ट्ज़ फलन परिवर्तन dA इक्वल टू a2 माइनस a1, और जिसमें a1 और a2 का मान समीकरण 3 से इसमें रख दिया जाए तो dA इक्वल टू प्राप्त होगा dE माइनस टी ds। तो अर्थात समीकरण नंबर 5 और समीकरण 4 में dE व dH परिवर्तित किए जाएं तो गिब्स तथा हेल्महोल्ट्ज़ फलन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ फलन अर्थात G और A में संबंध, और G और A के संबंध में हमने समीकरण नंबर 2 व 3 उपयुक्त पदों में प्रदर्शित कर दिए हैं, जहाँ पर G H माइनस टी एस और A E माइनस टी एस के तुल्य होता है। इसको व्युत्पन्न करने के लिए, संबंध व्युत्पन्न करने के लिए हम प्रदर्शित करते हैं, चूँकि H अर्थात एंथैल्पी E माइनस पी वी के बराबर होता है, अतः G को हम लिख सकते हैं H के स्थान पर E प्लस पी वी माइनस टी एस, या सरल किया जाए तो G इक्वल टू E माइनस टी एस प्लस पी वी। यहाँ पर E माइनस टी एस, इसमें D काटा हुआ है, डी एस की जगह सिर्फ टी एस लिखना, तो काटने के बाद चूँकि E माइनस टी एस ए के बराबर है तो हम उन दोनों में संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं G इक्वल टू ए प्लस पी वी, अर्थात पी वी जोड़ करके A हेल्महोल्ट्ज़ फलन को हम G गिब्स फलन में परिवर्तित कर सकते हैं और गिब्स फलन को हेल्महोल्ट्ज़ फलन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे दिया गया समीकरण नंबर 6। आगे हम
गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण और उसके महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में जानकारी लेंगे। उसको हम निम्न पदवार प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले पद के रूप में प्राकृतिक परिस्थितियों में संपन्न होने वाले प्रक्रमों में स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा द्वारा किया गया उपयोगी कार्य गिब्स फलन परिवर्तन द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात डीजी द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका मान है डीजी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस। ये सूक्ष्म परिवर्तन के लिए, और विशाल परिवर्तन के लिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसे हम समीकरण नंबर 1 देकर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का व्युत्पन्न करते हैं। वापस ध्यान देना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में इसका व्युत्पन्न बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, जिसको हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, जिसमें समीकरण नंबर 1 से शुरुआत की जाती है। गिब्स फलन परिवर्तन अवस्था फलन है, अतः डी जी टू माइनस G1 के अंतर के बराबर होगा। समीकरण 2 का स्थिर दाब पर ताप के साथ अवकलन किया जाए तो हमें समीकरण 2 निम्न प्रकार प्राप्त होगी। डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल G2 अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल G1 अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। समीकरण नंबर 3, ये 2 का स्थिर ताप व दाब की परिस्थितियों में अवकलन करने पर समीकरण 3 प्राप्त होती है। नंबर तीसरे पद में चूंकि G H माइनस टी एस के तुल्य होता है, अतः H माइनस ई प्लस पी वी के रूप में लिखा जाता है। इसी का मान समीकरण में रख दिया जाए तो ये G का मान प्राप्त होगा G इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस। ये सेम संबंध हमने गिब्स फलन और हेल्महोल्ट्ज फलन में संबंध व्युत्पन्न करने के लिए काम में लिया था, वही समीकरण नंबर 4 के रूप में यहाँ लिखा गया है। आपको एग्जाम में क्रम या पद इसी रूप में काम में लेने हैं, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये आपको ध्यान में रखना है। उपरोक्त समीकरण नंबर 4 का पूर्ण अवकलन करने पर प्राप्त होगा डी जी इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। जब 2 चर दिए गए हैं तो एक को स्थिर रख के दूसरे का, दूसरे को स्थिर रख के पहले का अवकलन करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से दो संबंध हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी होता है, और एस एल ओ टी अर्थात सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डी एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी होता है। अतः टी डी एस इक्वल टू हो जाएगा, मतलब डेल क्यू का मान हम पहले पद में रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो ये हो जाता है डेल क्यू के स्थान पर टी डी एस इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, जिसे हम समीकरण नंबर 5 के अंदर इसका मान रख दें तो डी ई प्लस पी डी वी जो अंडरलाइन कर रखा है, इसके स्थान पर टी डी एस रखा जा सकता है। और टी डी एस रखने के बाद हमें प्राप्त होगा डी जी इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, जिसमें टी डी एस कट जाएगा तो डी जी का परिवर्तित मान आ जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी। समीकरण नंबर 7, चूँकि प्राकृतिक प्रक्रम स्थिर दाब की परिस्थितियों में संपन्न होते हैं, अतः डी पी का मान होगा 0, और समीकरण 7 में यदि डी पी का मान 0 कर दिया जाए तो डी जी इक्वल टू प्राप्त होगा माइनस एस डी टी, और यहाँ पर डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी को पुनर्व्यवस्थित किया जाए स्थिर दाब की परिस्थितियों में तो डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान आ जाएगा माइनस एस के तुल्य। प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं हेतु यह समीकरण निम्न प्रकार भी लिखी जा सकती है। डेल G1 अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस S1, और डेल G1 अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस S2। उपयुक्त मान समीकरण 3 में रख दिए जाएं तो प्राप्त होगा डेल डेल्टा G अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस S2 माइनस S1। इन दोनों माइनस S2 में से माइनस S1 को घटाया जाए तो प्राप्त होगा माइनस S2 माइनस S1, और इसे सरल करें तो S2 माइनस S1 का अंतराल डेल्टा S के रूप में लिखा जाता है,
और यह संबंध हो जाता है समीकरण नंबर 9। और समीकरण 9 को हम समीकरण 1 में मान रख दें तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण निम्न रूप में प्राप्त होती है। और ये प्राप्त होगी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, यहाँ पर चिन्ह प्लस इसलिए हो गया है क्योंकि हम टी डी एस में माइनस डेल्टा एस का मान रख रहे हैं, इसलिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, बाद में चिन्ह हो जाएगा प्लस इंटू टी, और डेल्टा एस का मान रखने के बाद ये प्राप्त होगा बड़े ब्रैकेट में डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये है समीकरण नंबर 10। समीकरण 10 गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहलाती है, जो ताप के साथ गिब्स फलन में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, अर्थात स्थिर दाब पर होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। यहाँ पर कई बार डेल्टा जी को हम ऊष्मा गति की विभव के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, तो यदि ऊष्मा गति की विभव कहा जाए तब भी यही संबंध इसी रूप में प्राप्त होगा। यह गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहलाती है, जिसको हमने गिब्स समीकरण से व्युत्पन्न करके प्राप्त किया है, जो कि गिब्स परिवर्तन के रूप में दर्शाया गया है, अर्थात डेल्टा जी के रूप में दर्शाया गया है। इसी समीकरण 10 को यदि हेल्महोल्ट्ज फलन में परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो भी इसे हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण ही कहते हैं, जिसमें जी के स्थान पर हेल्महोल्ट्ज फलन ए रख दिया जाता है, तो और एच के स्थान पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ई रख देते हैं, तो मान प्राप्त होगा डेल ए इक्वल टू डेल ई प्लस टी डेल्टा ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समीकरण नंबर हो जाएगा 11। तो जिस तरीके से हमने समीकरण 10 व्युत्पन्न किया है उसी तरीके से हम समीकरण 11 भी व्युत्पन्न करते हैं, लेकिन समीकरण 11 व्युत्पन्न करने के लिए हमें प्रारंभ में ए इक्वल टू ई माइनस टी डी एस से या ए माइनस टी एस से प्रारंभ करना पड़ेगा, तब समीकरण नंबर 11 प्राप्त होगी। और चूंकि यहाँ पर हमने g इक्वल टू एच माइनस टी एस से प्रारंभ किया था, इसलिए समीकरण नंबर 10 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यह संबंध प्राप्त हो जाता है। इसके आगे का पद हम रासायनिक अभिक्रियाओं के स्वतः परिवर्तिता और साम्य गिब्स फलन परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये हम अगली क्लास के अंदर लेंगे।